पेट। अब मेरे पास तुझे जिंदा छोड़ने की कोई वजह नहीं है। कौन जिएगा और कौन मरेगा ये टाइम पर छोड़ देते हैं। दो महाशक्तियां आमने सामने थी। दोनों ही एक दूसरे की ताकत से अनजान थे, मगर दोनों के अंदर का योद्धा अब पीछे हटने के मूड में नहीं था। रात के गहरे अंधेरे में एक असली लड़ाई होने वाली थी, जिसकी वजह उन दो अमर शक्तियों का गुस्सा और अहंकार था। एक तरफ था एनकिडू, प्रकृति की गोद में जन्मा एक जंगली योद्धा, और दूसरी तरफ ड्रैकुला, रात का राजा, एक इमोर्टल वैम्पायर। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। उनकी आंखें एक दूसरे की ताकत का अंदाजा लगाने की कोशिश में लगी हुई थी। और फिर शुरू हुई एक ऐसी लड़ाई जिसके अंत का अंदाजा लगाना असंभव था। पहला दांव एनकिडू ने चला। उसने अपने पैर को जोर से जमीन पर दे मारा और धरती कांप उठी। एनकिडू के ऐसा करते ही चट्टानी जमीन में दरार आ गई और न जाने कहां से पेड़ की जड़ें उसमें से बाहर निकलने लगी। एनकिडू ने अपने शक्तियों का प्रदर्शन किया। प्रकृति को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए जमीन के अंदर छुपी जड़ें अब ड्रैकुला की तरफ बढ़ने लगी थी। लेकिन ड्रैकुला काफी चालाक था। उसने एक शैतानी हंसी के साथ अपना रूप बदल लिया। ड्रैकुला का जिस्म दर्जनों चमगादड़ों में बदल गया और वो चमगादड़ हवा में बिखर गए और वो चमगादड़ जड़ों के बीच से निकलकर एनकिडू के ऊपर फूट पड़े। एनकिडू ने एक जोर का गर्जना की और अपने हाथों को जोर जोर से लहराना शुरू कर दिया। उसने अपने हाथों को इतने जोर से हिलाया कि वहां मानो एक आंधी सी आ गई। उस तेज हवा में चमगादड़ इधर उधर बिखर गए। वो सब चमगादड़ उड़ते हुए इधर उधर चट्टानों से टकरा गए। ये देखकर एनकिडू ने अपने हाथ रोक लिए। हुनु बाबा को अब समझ में आ जाएगा कि मैं क्या हूं। एनकिडू ड्रैकुला को हारा हुआ मान चुका था, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हो गया कि ये जंग इतनी आसान नहीं होने वाली थी। सारे चमगादड़ वापस उठ चुके थे और देखते ही देखते वो सब एक साथ उड़ते हुए वापस एक आकार लेने लगे, ड्रैकुला का आकार। ये क्या? ड्रैकुला एनकिडू के सामने खड़ा था, बिल्कुल सही सलामत। तुझे क्या लगता था कि तू बस थोड़ी आंधी उड़ाएगा और ड्रैकुला को हरा देगा? अब तू मेरी ताकत देख। ड्रैकुला ने अपने अंधकार की शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पूरे इलाके को एक काले धुएं से भर दिया। हर तरफ अंधेरा छा गया और हवा भी जैसे भारी लगने लगी। उस अंधेरे में एनकिडू को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उफ, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। अचानक इतना अंधेरा कैसे हो गया? अचानक एनकिडू दर्द से कहरा उठा। इससे पहले कि एनकिडू संभल पाता, उस पर एक के बाद एक वार होने लगे। एनकिडू उस अंधेरे में कुछ भी देख नहीं पा रहा था। कायर, धोखे से वार करता है। All is fair in love and war, and this is a war. लेकिन एनकिडू भी पीछे हटने वाला नहीं था। वो शायद सही मौके का इंतजार कर रहा था। उसके हाथ अंधेरे में कुछ टटोल रहे थे। अचानक वो रुका। मिल गया। उधर ड्रैकुला का जिस्म एक बार फिर हवा में लहराया, लेकिन इस बार उसको वार करने का मौका नहीं मिला। एनकिडू ने एक पेड़ उजाड़कर अपने ताकत का प्रदर्शन किया था। ड्रैकुला के जिस्म से पेड़ का तना जोर से टकराया और ड्रैकुला का जिस्म पीछे जा गिरा। उस टक्कर की आवाज उस पहाड़ों के कोने कोने तक गूंज उठी। ड्रैकुला के गिरते ही अंधेरा गायब हो चुका था। ड्रैकुला एक बार फिर एनकिडू की ताकत के आगे धीमा साबित हुआ था और अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। बस अब बहुत हो गया। ड्रैकुला दोबारा उठ खड़ा हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो वार करता, एनकिडू ने अपना दांव खेल दिया। एनकिडू की हाथों की हल्की सी हरकत से टूटे हुए पेड़ से बेलें निकली और उन्होंने ड्रैकुला को बांधना शुरू कर दिया। अब तू इस कैद से छूट नहीं पाएगा। लेकिन ड्रैकुला ने
उनसे छूटने की कोशिश ही नहीं की। उसने उल्टा अपने हाथों को हल्के से हिलाया और कुछ बेलों को मुट्ठी में जकड़ लिया। देखते ही देखते उन बेलों का रंग काला पड़ने लगा। ड्रैकुला ने उन्हें अपने अंधकार से अपना गुलाम बना लिया था। अब तुझे पता चलेगा कि जब अपना ही वार पलटकर वापस पड़ता है तब कैसा लगता है। या अगले ही पल वो काली बेले ड्रैकुला को छोड़कर एनकिडू की ओर बढ़ चली और इससे पहले कि एनकिडू कोई जवाबी वार कर पाता वो उससे जा लिपटी। एनकिडू जितना जोर लगा रहा था उतना ही वो बेलें उसके जिस्म पर कसती जा रही थी और एक बेल एनकिडू के गले पर कस के उसकी सांस रोक रही थी। एनकिडू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और बेलें एक एक करके टूटने लगी। ये देखकर ड्रैकुला तुरंत एनकिडू की ओर लहराया, उस पर एक आखिरी वार करने के लिए। ड्रैकुला एनकिडू के पास पहुंचने ही वाला था कि अचानक एनकिडू ने अपने सर को एक खास एंगल पर नीचे किया और दौड़ता हुआ ड्रैकुला का सीना सीधे उसके सींग से जा टकराया। एनकिडू का एक सींग ड्रैकुला के सीने में घुस चुका था। ड्रैकुला निकल पाता उससे पहले ही एनकिडू ने अपने सर को झटका दिया और ड्रैकुला का जिस्म दूर जा गिरा। एनकिडू ने इधर अपने आप को पूरी तरह आजाद कर लिया, उधर ड्रैकुला भी उछलकर उठ खड़ा हुआ। उसका घाव भी तेजी से भर रहा था। दोनों ही एक बार फिर आखिर अपनी सारी शक्तियां इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे पर वार करने के लिए तैयार थे। एनकिडू ने जमीन पर मुक्का मारा और जमीन से एक पत्थर की लहर हवा में उठ खड़ी हुई जो एनकिडू के इशारे पर ड्रैकुला की तरफ बढ़ने लगी। उधर ड्रैकुला ने अंधकार और आग की एक दीवार खड़ी कर दी जिससे एनकिडू की पत्थर की लहर जा टकराई। इस टक्कर से धरती कांप उठी, हवाएं तेज हो गई और एक जोर का धमाका हुआ। चारों तरफ बस धूल थी और धुआं था। किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा था और ना ही उस धमाके के बाद कोई आवाज सुनाई दे रही थी। और जब धूल बैठी तो दोनों की नजरें एक दूसरे से जा टकराई। दोनों अभी भी जिंदा थे, घायल मगर जिंदा। मेरे घाव तो भर जाएंगे लेकिन तेरा क्या होगा? एनकिडू की आंखों के सामने ड्रैकुला के घाव धीरे धीरे भर रहे थे, लेकिन ड्रैकुला की हंसी ज्यादा देर कायम नहीं रह पाई। तू जानता भी है मैं कौन हूं? मैं अरुरु का बेटा हूं, प्रकृति की देवी का बेटा। अगर तेरे घाव अपने आप भर सकते हैं तो मेरे घाव भरने के लिए पूरी प्रकृति मौजूद है। ड्रैकुला हैरानी से देखता रह गया। एनकिडू ने जमीन पर अपनी हथेलियां रख दी और जमीन से हरी सी रोशनी बाहर निकलने लगी। एनकिडू का जिस्म उस रोशनी में नहा सा गया था और ड्रैकुला की आंखों के आगे उसके घाव भरते जा रहे थे। तो तू भी मेरी ही तरह है? फिर तो हम दोनों की ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। इस बात का क्या मतलब निकालूं मैं? क्या तू हथियार डाल रहा है? कभी भी नहीं। मुझे भी यही लगा था। वैसे भी तू अपने मालिक के आदेश के बिना कुछ नहीं कर सकता। एक बात अच्छे से समझ ले, मेरा कोई मालिक नहीं है। लगता है इस बार चोट तेरे सर पर लगी है, इसीलिए तू हुनवावा का नाम तक भूल गया है। तब से कई बार ये नाम ले चुका है तू। अरे मैं नहीं जानता कि ये कौन है। झूठ बोल रहा है तू। मैं अच्छे से जानता हूं कि तुझे हुनवावा ने भेजा है। मैंने बोला ना, मैं किसी हुनवावा को नहीं जानता हूं। दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे, लेकिन तभी वहां एक दमदार आवाज गूंज उठी। चुप हो जाओ तुम दोनों। उस आवाज में एक अलग ही अंदाज था। ड्रैकुला और एनकिडू दोनों उस आवाज की तरफ मुड़े और सामने खड़े इंसान को देखते ही एनकिडू भावुक हो उठा। गिलगमेश, मेरे दोस्त, तुम यहाँ? हाँ मित्र, मुझे खबर मिली कि तुम पहाड़ी पर किसी से युद्ध कर रहे हो, इसलिए मुझे आना पड़ा।
मगर यहां आकर मैं काफी देर से तुम दोनों की लड़ाई देख रहा हूं और मुझे लगता है कि तुम दोनों किसी गलत फहमी का शिकार हुए हो। ये इंसान या शैतान जो भी है, इसका हुनवावा से कोई संबंध नहीं है। ये बात तुम कैसे कह सकते हो? इसके शब्दों में सच्चाई है और इसके गुस्से में एक जुनून। ऐसा इंसान किसी का गुलाम नहीं हो सकता है क्या? क्यों, सही कहा ना अजनबी? वैसे क्या नाम है तुम्हारा? ड्रैकुला, काउंट ड्रैकुला।